लीनियर इनइक्वालिटी रिवाइज कराता हूँ। बाकी इंडिविजुअली जो जो डाउट्स मुझे तुम लोगों ने भेजे हैं वो समय रह के मैं बता दूंगा, ठीक है। आज शाम को जैसे फिजिक्स के बाद अगर हो गया तो उस समय जब भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एक जनरल वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग तो सबको पता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आई आयोटा, उसकी 3 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज बेसिकली। आई रेस टू पावर 1 तो आई ही होता है जिसको √-1 बोलते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। आई क्यूब क्या होता है? -i। और आई की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये 4 वैल्यूज पे ये घूमता है, आई की पावर कुछ भी हो, ठीक है। अगर मान लो 1/i है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इनफैक्ट हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो ये i/i कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? i/i²। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये क्या बन जाएगा? -i हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से सारे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा। हटा दो इसको मैं। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे से रिलेटेड चीजों पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब इसमें जो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी, मतलब मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलो जो बोलते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस मॉड z इज इक्वल्स टू क्या होता है? √x² प्लस y² होता है, ठीक है। और उसके दूसरी चीज ये है कि मॉड्यूलस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं मॉड z1 इंटू मॉड z2, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मॉड z1 अपॉन z2, तो यहां पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ये कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। मतलब मॉड z1 प्लस माइनस z2 अगर है तो उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z2, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी हम करेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा z कॉन्जुगेट, वो क्या जाएगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टीज देख लेना। अगर हम इस तरह से लिखते हैं z1 z2 होल कॉन्जुगेट, तो उसको सेपरेट कर सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट, तो इसमें भी z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट सेपरेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर इस तरह से आ रहा है आपके पास z1 प्लस माइनस z2 होल कॉन्जुगेट, तो सेपरेटली कॉन्जुगेट लेके एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है, ठीक है। आंसर वही आएगा। लेकिन ये वाली चीज जो है ना मॉडुलस में नहीं होती, ये ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज ये है कि z1 z इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर ये कर दे तो क्या होता है बताओ? किसको याद है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट नहीं पता? कोई भी नहीं? अच्छा, z हम मान लो ये ले लेते हैं x प्लस आई वाई, तो ये z हो गया x प्लस आई वाई, ठीक है। z कॉन्जुगेट क्या होगा बोलो जल्दी, देख के बताओ। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? ये क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई। कैसे निकालते हैं कॉन्जुगेट? i को किससे रिप्लेस कर देते हैं? माइनस आई से। समझ में आया? अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या होता है? -1, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस, और ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर। समझ में आया? और ये अगर रिलेट करोगे इससे, तो ये किसकी वैल्यू है? मॉड z का होल स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट को हम मॉड z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखना मॉडुलस की। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कितने लोगों के में है ये पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन? है, 2 लोगों के में है, 3 तुम लोगों के में भी है, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक बार मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूं, समझ लो। जैसे अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पर हम ये ले लेते हैं, मान लो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आर ई ऑफ जेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आई एम ऑफ जेड। मतलब समझ रहे हो? रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मान लो अगर आपका जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और उसको अगर मैं ये लेता हूं 2 + 3i, 2 + 3i, तो रियल पार्ट क्या हो गया इसका? 2।
इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया इसका 3, तो रियल पार्ट में 1 और यहाँ पर ये आ गया 2, इमेजिनरी पार्ट में 1 2 और ये क्या हो गया 3। तो यहाँ पर जो ये वाला जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, वो नंबर क्या होगा 2+3i। समझ में आया कि नहीं ये चीज? 2+3i ये वो नंबर है, ठीक है। अब ये अभी जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, या इसको क्या बोलते हैं, और एक क्या फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो भी पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो निकालते हैं। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ओरिजिन से डिस्टेंस एक्चुअल में इसके मॉडुलस से निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो उसका हाइट है और ये वाला जो उसका बेस है, या बेस या परपेंडिकुलर बोल लो, तो बेस आपको एक्स कोऑर्डिनेट से मिल जाता है, परपेंडिकुलर आपको वाई कोऑर्डिनेट से मिल जाता है। तो ये अगर आपको उसका क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, √x² + y² हो जाएगा, जो एक्चुअली मॉड z के बराबर होगा, जिसको हम r भी बोलते हैं। आर बोलने का मतलब है रेडियस, ठीक है। ये आ गया। तो इसी पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, जिसमें आप डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से और ओरिजिन से बनने वाला एंगल से बताओ, तो उसको बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम एक्चुअल में, ये जो x है उसको रिप्लेस कर देते हैं r cos थीटा से, और i y को रिप्लेस कर देते हैं r sin थीटा से। r मतलब यही है, समझ रहे हैं ना, √x² + y² मतलब मॉडुलस, और थीटा जो है एक्चुअल में वो इनके बीच में बनने वाला एंगल है, एक्स एक्सिस और उस लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है। तो वो कैसे निकाला जाता है, उसको निकालने का तरीका होता है tan थीटा = y/x। जैसे कि इस केस में बात करें, हमारे y की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो tan थीटा = कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/2। अब हमको tan इनवर्स 3/2 क्या होता है नहीं पता, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये 1 आए या फिर क्या √3 आए या 1/√3 जिसमें हमको थीटा की वैल्यू पता होती है, तो निकाल के लिख देते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये हो गया, बस ये चीज है ओवरऑल अगर देखा जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब सीधा हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हम्म हम्म तुम लोग लाए नोटबुक्स, कुछ है कोई क्वेश्चंस? मैं रैंडम ले एक, हाँ ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं। हम्म ठीक है, कॉम्प्लेक्स के एक दो क्वेश्चन फिर भी मैं दे देता हूँ। ये देखो, इसका भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्वल। तो नोट डाउन करो, नोट करो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई 1 + i y² + 6 + i is equals to 2 + i into x। बताओ कौन बना के बताएगा इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दिस एंड दिस आर इक्वल। कौन बताएगा? ऑनलाइन में कोई आंसर कर रहा है? बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। बताऊं? तान्या, आंसर करोगे? ध्यान दो इधर, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड को, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का? x + i y, ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। x यहाँ पर रियल पार्ट होता है, y यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर उसको अरेंज करने जाओगे तो सबसे पहले इधर ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा y² + y² i। समझ में आया? क्या हो जाएगा +6 + i। क्लियर हुआ ये चीज? अब इमेजिनरी पार्ट कौन से? ये दोनों क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। बाकी ये जो दोनों है, ये दोनों कौन से? रियल पार्ट है। तो इन दोनों को एक साथ रखो, y² + 6। समझ गए? और जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसमें से आई कॉमन निकाल लो, आई कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, y² + 1। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। कैसे पता चला? क्योंकि रियल वाले जो टर्म है वो एक साथ है, आई के साथ वाले जो टर्म है वो दूसरी तरफ है। क्लियर ये चीज? राइट हैंड साइड में भी वही काम करो, तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, 2x + xi। तो ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में अरेंज हो गया जैसे हमने ब्रैकेट खोला। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, दोनों के रियल पार्ट को आपस में इक्वेट करना है।
दोनों के रियल पार्ट को इक्वेट करना है, मतलब कि वाई स्क्वायर प्लस सिक्स किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। क्लियर हुआ ये चीज। और दूसरा रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। दोनों को इक्वेट करते हैं। देखो यहां पर लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, 2x। और दूसरा पार्ट वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, x। समझ गए ये चीज। दो इक्वेशन आई। अब हम क्या करेंगे, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, x माइनस वन आएगी। और उसको यहां पर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x। क्लियर हुआ ये चीज सबको। ये x उधर गया तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स मतलब क्या हो जाएगा, ये x। 6 माइनस वन मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। समझ गए ये चीज। अब x की वैल्यू को उठा के यहां पर रखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस वन कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आएगी, प्लस माइनस टू। दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेगी ना हमको, प्लस माइनस टू। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए सब। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस। अब नॉर्मल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एनसीईआरटी तो हमने एक बार ऑलरेडी पूरा सॉल्व किया हुआ है। रैंडमली कुछ क्वेश्चंस इस दूसरी बुक से देता हूं। ठीक है। अह, सबसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखना। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रूट फाइव प्लस थ्री आई। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। किसको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाथ उठाओ जल्दी। नहीं पता, देखो इधर ध्यान दो, जल्दी से मैं बता रहा हूं। हाँ कौन बता रहा है ऑनलाइन में, बताओ। ठीक है, इधर ध्यान दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा नंबर जिससे अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमको क्या मिले, वन मिले, उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके साथ उसको इससे ऐड कर दिया जाए तो क्या मिले, जीरो। जीरो, जीरो, यस। एडिटिव इनवर्स में हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। समझ में आई ये चीज। तो अगर हमको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वो क्या होगा, 1/5 + 3i, ये हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, √5 + 3i। ठीक है। लेकिन इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 - 3i से, और √5 - 3i से। समझ में आए। जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 5 - 3i का होल स्क्वायर। क्या समझ गए क्या किया मैंने यहाँ पर, a² - b²। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, √5 - 3i एज इट इज। डिनोमिनेटर में √5 - 3i डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, जल्दी बताओ। बहुत स्लो यार तुम लोग, जल्दी बोलो। प्लस, नहीं, फाइनल फाइनल चाहिए मुझे। नहीं, करेक्ट, 14 आएगा। ठीक है भाई, आई का स्क्वायर -1 होता है ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 कितना होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो ये जो मिला ना, इसको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। अब अगर आप बुक में देखोगे ना तो उसने एक फॉर्मूला लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो फॉर्मूला बता देता हूं। z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय मॉड z स्क्वायर। इससे आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - 3i। समझ गए। डिवाइडेड बाय मॉड z होल स्क्वायर। तो इसका इसका मॉड z होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 3i का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। ये मॉड z है और उसका स्क्वायर कर दिए। समझ गए ये चीज। चाहो तो ऐसे निकालो, चाहो तो ये तरीका, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 - 4i। इसका कॉन्जुगेट निकालना है। चलो जल्दी बताओ कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, फटाफट। कॉन्जुगेट समझ गए ना। आयुष क्या ये क्लियर है कंसेप्ट।
कॉन्जुगेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमारे पास देखो, एक तो डायरेक्टली कॉन्जुगेट लगा दो, पहला तरीका ये है, सीधा कॉन्जुगेट लगा दो। तो यहां पर न्यूमरेटर में 1 + 0 आई है, समझ रहे हो ना, वो भी अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हो तो पूरे का कॉन्जुगेट लगा दो। पूरे का कॉन्जुगेट लगाओगे तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - 0 i, मतलब न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा, समझ गए ये चीज। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4i, तो 1/3 + 4i हो गया। समझ में आया ये चीज, लगा ना, आई की जगह पे -i आया, क्योंकि रियल पार्ट में माइनस चेंज नहीं होता है, साइन किसका चेंज होता है, आई के कोफिशिएंट का चेंज होता है कॉन्जुगेट लेते समय। क्लियर। अभी इसको आप यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज कर दो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 3 - 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 25, ठीक है, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 3 - 4i। समझ गए ना, ये स्किप कर रहा हूं फिर आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देना, ये वाला क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। x + i y = 1/3 इज इक्वल टू a + ib। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी टाइप के एग्जैक्टली है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और उसके बाद कुछ कुछ लिखा है, एक्स वाई ए बी सारे रियल नंबर है, शो दैट आपको क्वेश्चन में लिखा है x/a - y/b इज इक्वल्स टू -2a² + b², ये आपको शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, चलो बताओ जल्दी। और कोई बताओ, बता दूं। हम्म तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये जो दिया हुआ है ना उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, a - ib। अब लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं तो राइट साइड पे भी लेंगे, तो क्या होगा राइट हैंड साइड पे, x - iy ^ 1/3। क्या ये समझ में आया सभी को। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो कैसे होता है, लेफ्ट और लेफ्ट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यस। तो ये इस तरह से हो जाएगा, राइट साइड वाले भी x + iy ^ 1/3, x - iy ^ 1/3। अब ये मुझे कैसे समझ में आया कि ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने जो प्रूफ कर रहा है उसमें देखा क्या आ रहा है, a² + b², और वो कब आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। a² - b² लगेगा, लेकिन i का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर इसमें डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दूं, और क्या लिखूंगा इसको मैं, बताओ जल्दी। नहीं यार, सीधा मैं ये लिखूंगा a² + b²। अरे यार, a² - ib का होल स्क्वायर, ऐसा बना। i का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, b²। समझ में आया सबको ये चीज, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं पूरे की पावर 1/3, इधर पे x + iy * x - iy। सबको समझ में आ रहा है ना, जल्दी बताओ, क्लियर। अब बताओ ये वाला पार्ट क्या बनेगा, इसी तरीके से जैसे वाला पार्ट बना था, बोलो जल्दी, चैतन्य बता जल्दी। x² + y² दैट इज इक्वल्स टू a² + b²। समझ में आया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब और क्या बच गया इसमें, ये वाला पार्ट तो आ गया। अब -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसमें, हम्म दोनों तरफ -2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हमारा आ नहीं रहा है यहां तक करने से, ठीक है। तो क्या करें अब इसके बाद, इसको यहीं पर छोड़ के फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करने में एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ आएगा वो,
इस वाले पार्ट को ना एक काम करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं। अभी हमने क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं पूरा। इस वाले पार्ट को मैं इधर पे साइड करता हूं। ठीक है, हाँ राइट हैंड साइड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा अभी तक आया नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हो सकता है यहां पर दोनों की जरूरत पड़े। तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को फिर से यूज करना पड़ेगा, जो कि गिवन था। तो x प्लस आई बी होल रेस टू पावर, नहीं x प्लस आई वाई है ना, x प्लस आई वाई होल रेस टू पावर क्या है यहाँ पर 1/3 इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है a प्लस आई बी। ठीक है, ये गिवन वाला पार्ट था। अब देखो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, क्योंकि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, वो निकालने के लिए मुझे ये पावर 1/3 हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई की होल की पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो 3 कट जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी का होल क्यूब। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल होता है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, किसको याद है? हाँ बता। ए क्यूब प्लस किसी भी फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिल्कुल सही, प्लस 3ab², ये होता है। समझ में आया सबको यहां तक? अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई एज इट इज रहा, यहां पर ये a क्यूब हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो माइन आई बी का क्यूब जो है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी बोलो। आई का क्यूब क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में था माइनस आई होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई बी क्यूब, ये बन जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, +3a²b, और यहां पर क्या आएगा, एक आई। और ये क्या बनेगा बोलो जल्दी, -3ab²। क्लियर हुआ यहां तक सबको? तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अब देखो राइट साइड अभी अरेंज्ड नहीं है। क्यों अरेंज्ड नहीं है बोल रहा हूं, क्योंकि ये a क्यूब ये एक रियल पार्ट है और ये भी एक रियल पार्ट है, अभी उसको एक साथ में लिखना चाहिए। तो यहां पर हम दोनों को एक साथ लिखते हैं, और उसके लिए हम एक काम करते हैं, दोनों को लिखते समय a कॉमन निकाल लेते हैं। निकल सकता है ना a कॉमन, तो a कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, बताओ जल्दी। a² -3b², ये बच गया। अब जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस बी तो निकालेंगे ही, और बाद में लास्ट में आई भी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या बच जाएगा अंदर में बताओ, 3a² -b², ऐसे ही बचेगा। क्लियर सबको ये चीज? अब देखो ये करने से ना हमको क्या मिला पता है, ये करने से हमको ये x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिली। तो बताओ x की वैल्यू क्या मिली? एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, तो x को किससे इक्वेट करेंगे, इस वाले पार्ट से। तो ये जो पूरी वैल्यू ये किसकी हो गई, x की। तो x इज इक्वल्स टू हो गया a अंडर ब्रैकेट a² -3b²। क्या ये समझ में आया? इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² -3b²। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये x अपॉन a की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को आपस में इक्वेट करते हैं, मतलब y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएगी? करेक्ट, b3a² -b², ये हो जाएगी y की वैल्यू। इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y अपॉन b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a² -b², यही होगा। ये हो गई y बाय बी की वैल्यू। अब मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना है उसमें x अपॉन ए y अपॉन बी वाली टर्म आ रही है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहां पर माइनस कर देते हैं दोनों को। जब दोनों को माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। लेफ्ट साइड ऐसी होगा, राइट साइड में दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो उसको लिख देते हैं ब्रैकेट में a² -3b² -3a² -b², ऐसे ही होगा। ठीक है,
फर्दर लेफ्ट साइड तो हो चुका, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a² क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर है और ये क्या है -3a², क्या बनेगा -2a²। और ये वाला टर्म -3b² और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +b², क्या बनेगा, बोलते नहीं हो तुम, बोलो जल्दी, -2b², यही बनेगा। अब -2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा a² + b², मतलब ये तो डायरेक्टली आ गया। ये वाला स्टेप परफॉर्म करने की हमको जरूरत नहीं थी, स्टार्टिंग में जो किया ना उसकी जरूरत नहीं थी, हम सीधा यहां से प्रोसीड करते तो जो आ जाता। ये वाला पार्ट एक्चुअली कई बार हमको पता नहीं रहता ना कि कौन से पार्ट से आएगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो इसलिए ये रफ वर्क था, समझ लो। यहां से हमने सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के मिसलेनियस में है, ऐसा वाला बहुत सारा क्वेश्चन है क्या, बहुत सारा मतलब 2-3 तो होगा। एग्जाम्पल्स वगैरह में हो सकता है ऐसा देख भी जाए, हटा दो इसको। मैं अब एक मैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूं, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है अलग अलग स्कूल के एग्जाम्स में, देखना एक बार। 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। आया है ना, मैं पहले ही बोल दिया, देख के आया कहीं तुम्हारी स्कूल में भी आया, तुम्हारी स्कूल में भी आया है, हाँ, और किसी के में नहीं आया, 2 स्कूल में आया, तेरी स्कूल में भी आया है, हाँ। अब क्वेश्चन में लिखा है देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कौन सी वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, तो इंटीजर जानते हो ना क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सारे इंटीजर है। तो इसमें कौन से इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, समझ में आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल से पूछता हूं, मान लो i टू दी पावर m इज इक्वल टू 1 है, और अगर मैंने पूछा कि इसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या है m की, तो क्या बोलोगे आप, 4 0 1, ऐसे क्यों अलग अलग बोल रहे हो। ये 1 कब आता है, ये 1 कब आता है, जब i की पावर क्या होता है 4 का मल्टीपल होता है। i की पावर 0 पे भी आ सकता है, लेकिन 0 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी ना, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, 0 नेगेटिव भी नहीं है, मतलब यही है ना, 0 तो न्यूट्रल नंबर है। तो कौन सी वैल्यू पे आएगी, 4 पे आएगा ना, तो 4 उसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है ये पूरे की वैल्यू, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किस 1 + i से, ये हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a² मतलब 1 का स्क्वायर -b² मतलब कि i का स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 + i का होल स्क्वायर, और होल टू दी पावर क्या हो गया m इज इक्वल टू 1। सबको यहां तक क्लियर ना। फिर उसके बाद फर्दर न्यूमरेटर में जल्दी बोलो क्या होगा, न्यूमरेटर में a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² 1 का स्क्वायर 1 + b² i का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं +2i, ऐसा ही हो जाएगा। बनाएंगे ना, अगले स्टेप में कर रहे हैं। ये 1 हो जाएगा प्लस, ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 - 1 +2i डिवाइडेड बाय 2 होल टू दी पावर m इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। यहां तक सबको क्लियर ना। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2i/2 होल टू दी पावर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। 2 और 2 कैंसल आउट हुआ, तो i टू दी पावर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 4। m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। क्लियर सबको ये चीज। सिमिलरली मैंने वहां पर बता दिया था कैसे वो होगा, कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। ये हटा दो फिर मैं, ओके। एक और मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग बना के बताओगे मुझे। क्वेश्चन है z1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 - i, z2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 + i, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 + 1 डिवाइडेड बाय z1 - z2 + i।
आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट, खत्म। चलो जल्दी बताओ। इसको पकड़ना दो। मानस कुछ क्वेश्चन लाए क्या उसके मॉडुलस इनइक्वालिटी के? मैं ये वाली बुक से दे दूं, अपनी बुक से? पूछ। 1। ओके, किसी से बन रहा है? हाँ, क्या हुआ अदिति, क्यों नहीं बन रहा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑनलाइन में कोई बना रहा है? बन रहा है तो बताओ। कौन सा 1 में 1? नहीं, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, क्यों डाउट हो रहा है? देखो इधर ध्यान दो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मॉड्यूलो, हाँ ठीक है, जिससे नहीं बन रहा वो इधर देख लो। Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करना पहला स्टेप है। सर √2 आया आंसर। √2, ओके चेक करते हैं। यहां तक बताओ, यहां तक ठीक है? हम्म, यहां तक तो कर लिया, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई किया। एक मिनट, बस एक लाइन का बचा है सॉल्यूशन, फिर उसके देखता हूँ। फिर उसके बाद मॉड्यूलर की प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, ऊपर का मॉड्यूलस और नीचे का मॉड्यूलस अलग अलग कर सकते हैं, किया था हमने। और 4 का क्या होगा? ये 4 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या होगा मॉड्यूलस? √1 प्लस -1 का स्क्वायर, 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा? √2। समझ में आया? अब उसके बाद 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × √2 × √2, अपॉन में क्या आ जाएगा? √2। ये दोनों कट गया तो आंसर क्या आएगा? 2 √2। तान्या √2 बोला था या 2 √2 बोला था? सर √2 बोल रही थी, लेकिन पता चल गया वो मिस्टेक था मेरा। ठीक है, ओके। नहीं, ऐसे सॉल्व करने से नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मॉड्यूलस की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि इसको हम सेपरेट करें। मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस ऐसा अलग नहीं किया जा सकता। तूने वही किया है। समझ गए बाकी बच्चे? कितना इजी क्वेश्चन दिया था, मैं क्यों नहीं बना पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हम्म, चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका एक डाउट लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी में मॉड्यूलस फंक्शन का। हाँ, अच्छा, एक पोलर रिप्रेजेंटेशन के एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। पोलर रिप्रेजेंटेशन के मैं ऐसे ही, पोलर रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन ना मैं ऐसे ही करवा देता हूँ तुम लोगों को। 4 क्वेश्चन एकदम फटाफट ऐसे ही बनेंगे, समझ लेना। ठीक है, 4 क्वेश्चन लूंगा, उसमें सारा पोलर रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, x = 1 + i।
ठीक है, अभी मैं एकदम सिंपल वाला ले रहा हूं, बाकी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं x इज इक्वल्स टू -1 माइनस आई। तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं x इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई। और चौथा क्वेश्चन ले रहा हूं z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई। ये चारों रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या डिफरेंस है समझना, क्या क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है z का, z इज इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस आई वाई, ये होता है। तो यहां पर देखो x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव। यहां पर क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, नेगेटिव। यहां पर क्या है, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। समझ गए ये चीज। तो जैसे हम क्वाड्रेंट में पढ़ते थे ना क्लास 9 में, दोनों पॉजिटिव तो कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहां पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहां पर लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, नहीं सेकंड में, हाँ सेकंड में। और ये कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सिस्टम जो यूज होता था, सेम सिस्टम यहां पर हम समझेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स और वाई आइडेंटिफाई कर लेना। तो एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 1। क्लियर ये चीज। अब आपको निकालना है आर। आर क्या होता है, मॉड जेड। मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू, √2। इस यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको निकालना है थीटा। तो उसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ये होता है। तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, तो 1/1 मतलब 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पाई/4, क्योंकि 1 कब आता है, 10 में पाई/4, जिससे आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई/4। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आर की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर आर की वैल्यू तो हमारे निकल चुकी थी, वो कितना आया था, √2। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, थीटा की वैल्यू निकालना। ये दोनों को निकालने के बाद हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो एक्स प्लस आई वाई मतलब हमारा क्या है, 1 प्लस आई है, समझ गए। इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है, √2। कॉस थीटा मतलब कितना हो गया, पाई/4, प्लस आई √2 साइन पाई/4। दैट्स इट, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, खत्म। समझ गए कि नहीं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, पहला स्टेप एक्स और वाई निकालना है, दूसरा स्टेप आर निकालना है, तीसरा स्टेप थीटा निकालना है, चौथा स्टेप इसमें पुट कर देना है। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट कब आता है, जब आपका एक्स और वाई पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज होता है, तब क्या होगा, देखो जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्या है, -1, वाई की वैल्यू क्या है, -1। आर जब निकालोगे तो वो अभी भी √2 ही आएगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले में तो चेंज नहीं है। लेकिन जब हम टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, -1, ऐसे ही होगा, जो कि 1 बनेगा। तो यहां पर टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन अब इस 1 की जगह पे हम 10 पाई/4 नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पाई/4। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इस 1 की जगह पे हम लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई/4। नहीं, गलत लिख रहा हूं मैं, माइनस पाई प्लस पाई/4 लिखेंगे। एक मिनट, इसका शॉर्टकट मैं लिखा देता हूं सीधा। इसको अभी पाई/4 ही लिख देना, ठीक है, अभी पाई/4 लिख देना। तो थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, पाई/4 आएगी। क्लियर हुआ ये चीज। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन ये आना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें बस ना आप माइनस पाई और लगा देना। माइनस पाई क्यों कर रहा है, मैं वो चीज भी एक बार क्लैरिफाई कर दूं। क्योंकि ना इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांचेस है ना, वो ये बोलता है कि यहां से यहां तक मतलब 0 से लेके पाई तक होगा, और यहां से यहां तक मतलब 0 से लेके कहां होगा, -पाई होगा। तो अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, और दूसरा -पाई प्लस थीटा भी हो सकता है। तो ये -पाई प्लस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। क्लियर हुआ ये चीज। इसलिए उसको इस तरह से करते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली जैसे मैंने बताया था ना, अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके जैसा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर काउंट होता है। ठीक है। तो अर्थ में उस तरह से अगर हमको एंगल रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये अर्थ है, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर वाली लाइन होगी अर्थ की। ठीक है। तो अगर एंगल मान लो ऊपर की तरफ बनता है ना, तो उसको प्लस थीटा लेते हैं, नीचे की तरफ बनता है ना, तो उसको क्या ले लेते हैं, माइनस थीटा।
इस तरह से काउंट करते हैं। जो हमारे जीपीएस जो सिस्टम वर्क करता है उसमें एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव करके लेता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी फॉलो होता है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आया ना तो यहाँ पर क्या लगा देना, -पाई लगा देना, जो भी एंगल आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -3π/4 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको दोनों चीज मिल गई, थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया, उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, आ गया आंसर। समझ गए ये? अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इस पार्ट पे जल्दी बताओ वैल्यू क्या क्या आएगी। आर की वैल्यू बोलो जल्दी, क्या होगी? आर की वैल्यू क्या होगी? उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, √2 ही आएगी। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, y/x। तो y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है -1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। समझ गए? अब माइनस को छोड़ो, 1 की जगह पे लिख दो tan π/4। 1 की जगह पे क्या लिख दोगे, tan π/4। समझ गए ये चीज? अब ये देखो कि कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला। तो यहां पर ये पूरा एंगल कितना बनता है, पाई। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। समझ गए? तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पाई माइनस π/4 हो जाएगी। मतलब ये कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? आर निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, थीटा में ही प्रॉब्लम होगी जब वो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होगा। ठीक है, और लास्ट केस पे आते हैं। तो आर की वैल्यू तो √2 ही होनी है। tan थीटा पे आते हैं। तो tan थीटा फिर से क्या हो जाएगा, y/x। y/x मतलब -1/1। तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। अब क्या होगा बताओ इसमें, बोलो जल्दी। tan थीटा इज इक्वल्स टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सबसे पहले -10π/4 लिख देना इसको। 1 की जगह पे क्या लिख दोगे, π/4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4 आ जाएगी। समझ में आया ये चीज? बस यही करना है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आ रहा है उससे थीटा मिल जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्या करना है, जो भी आ रहा है उसमें माइनस लगा दो, तो वो वाला आपका एंगल बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -पाई ऐड कर देना, और अगर इसमें है तो पाई माइनस थीटा कर देना। इसमें थीटा माइनस पाई, इसमें पाई माइनस थीटा, दैट्स इट। ये तरीका यूज होगा। क्लियर, पोलर में कन्वर्शन का। और कुछ डाउट है इसमें? तो अब मैं मॉडुलस ले लूं, मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन का इनइक्वालिटी देख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली, दूसरी बुक में, तेरी बुक में होगा शायद, होगा। ठीक है, तो मॉडुलस, मॉड फंक्शन की इनइक्वालिटी समझना। पहले नॉर्मल इनइक्वालिटी समझ लो कि उसका मतलब क्या होता है। मतलब अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 लेस देन 5, अगर ये लिखा है तो इसको अगर ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन शो करना है तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आप इस तरह से एक नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन में यहाँ -∞, यहाँ पर +∞, यहाँ बीच में एक पॉइंट आएगा 1 और एक पॉइंट आएगा 5। समझ में आ गया ये चीज? तो x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में, तो आप क्या करोगे, 1 से 5 तक के सारे रीजन को शेड कर दोगे। अब इसमें ये देखोगे कि 1 इंक्लूडेड है क्या, तो बिल्कुल इंक्लूडेड है, तो 1 वाले बबल को इस तरह से फिल कर दोगे। 5 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है, तो उसके बबल को एज इट इज छोड़ दोगे। ये नॉर्मल इनइक्वालिटी है वन वेरिएबल वाली, जो कि हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। लेकिन मॉड फंक्शन की इनइक्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछ दे, एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, मॉड x-5 लेस देन 2, अगर ये आपकी इनइक्वालिटी बन रही है। ठीक है, मॉड x-5 लेस देन 2, तो इस मॉड को जब हम हटाते हैं तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी समझना। तो इनइक्वालिटी ऐसी बनेगी, x-5 लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2। ठीक है, हाँ यही वाली एक्सरसाइज, यही क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं लगभग मैं। ओके ठीक है, तो फिर देखना, देख ले, नहीं तो जैसे भी तेरा मूड। तो ये क्लियर हुआ, मॉड अगर हम हटाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन -2 और लेस देन क्या हो जाएगी ये। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब तेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो तेरे को इस -5 को हटाना पड़ेगा, और -5 को हटाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में क्या ऐड करेंगे हम, +5। तो +5 यहाँ ऐड होगा, +5 ऐड यहाँ ऐड होगा, +5 यहाँ ऐड होगा, तो बीच वाला टर्म कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर लेफ्ट मोस्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 3, राइट मोस्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, 7।
समझ में है कि नहीं? तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, जो कि 3 से स्टार्ट होगा और 7 पे एंड होगा, जिसमें कि 3 और 7 जो है दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी कौन सी? यस, हाँ, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे इसने बोला 3,7 ऐसा लिख सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स यूज होंगे। ठीक है, इन ब्रैकेट्स का यूज पता है ना सबको? इस ब्रैकेट का मतलब 3 और 7 के बीच के सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड 7। इसका मतलब 3 और 7 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडिंग 3 एंड 7। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? पहले दो तो समझ गए, आखिरी वाले का मतलब बताओ, कौन बताएगा? हाँ, करेक्ट, ओनली 3 एंड 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? करेक्ट, क्लियर? इस रेडे तक कर लेंगे अपन, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें ना एक चीज मैं बता दूं, अभी ये वाला क्वेश्चन जो था ना थोड़ा अलग था। इसमें क्या था? मॉड x माइनस 5 लेस देन। दूसरा जो क्वेश्चन लूंगा इससे थोड़ा सा अलग होगा। मान ले क्वेश्चन में ऐसा चेंज हो गया, मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 2, मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 2, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा वो बता रहा हूं। तो उसमें दो केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 ये होगा, मॉड x माइनस 5 लेस देन -2 होगा, और दूसरा कंडीशन होगा x माइनस 5 ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी थोड़ी सी अलग बनेगी। ठीक है, मैं इसका रीजन फंडामेंटली तुम लोगों को समझाता हूं। देखो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ये मॉडुलस 2 से कब बड़ा होगा? जब ये अंदर वाली वैल्यू, मॉड के अंदर वाली वैल्यू या तो 2 से बड़ी होगी या तो -2 से छोटी होगी। -2 से छोटी मतलब अगर मान लो अंदर वाली वैल्यू -3 है, -3 है तो उसका मॉड के कारण वो क्या बन जाएगा? +3, मतलब 2 से बड़ी आएगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो उसी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। या तो मॉड के अंदर वाला नंबर जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन, या तो अंदर वाला जो नंबर है वो -2 से छोटा होना चाहिए। -2 से छोटा मतलब -3, -5, तभी उसका मॉड लेने पे वो 2 से बड़ा आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो दोनों में अलग अलग केसेस होंगे। अगर लेस देन है तो नॉर्मली इस तरीके से बनेगा, और अगर ग्रेटर देन है तो ऐसे दो अलग अलग कंडीशंस बनेंगी। क्लियर हुआ ये चीज सबको? अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, -5 को इधर भेज दो, तो उधर पे क्या हो जाएगा? 7, और x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, यही मतलब हुआ। और यहां पर इसको इधर भेज दो, तो क्या हुआ? x लेस देन कितना होना चाहिए? 3। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 3 से छोटी होनी चाहिए। ग्राफिकली समझे इसको क्या बोलना चाह रहा है? तो यहां पर हमने ये -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी बनाया, बीच में यहां पर 3 बनाया, ये बनाया 7। तो ये वाली कंडीशन क्या बोलती है? x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। 7 से बड़ी मतलब इसका ग्राफ कहां पर बनेगा? 7 से राइट साइड में इस तरफ। समझ में आएगा कि नहीं? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 7, इंफिनिटी होगा, जिसमें दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि 7 इंक्लूडेड नहीं है, और ग्रेटर देन में कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, तो क्या बोल रहा है? एक्स लेस देन 3, तो 3 कहां पर है? यहां। लेस देन मतलब उसके पीछे, तो यहां पर कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन होगा? ये वाला रीजन, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी, 3, जिसमें दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये भी और ये भी, तो ये भी और ये भी, और मतलब हिंदी वाला और बोल रहा हूं, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? एंड। और एंड के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? लेकिन यहाँ पर यूनियन आएगा यार। मतलब ये भी और ये भी, मतलब थोड़ा वर्ड्स में घूम गए हम लोग। मतलब समझ रहे हैं, दोनों उसके सॉल्यूशन रीजन होंगे, और इसलिए यहाँ पर यूनियन आएगा इसका। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? और भी कुछ क्वेश्चंस है तेरे पास इसके? मॉड्यूलस के ना ज्यादातर क्वेश्चन उतने पूछता नहीं है, अगर पूछ दिया तो ये मैंने एक दो एग्जांपल्स दे दिए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं तेरे को दे दूंगा, उसको ट्राई करके देख लेना, फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। और किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, पेज नंबर 220 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स
and the angle made by the perpendicular with positive direction of x axis is 30 degree. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। और उसके बाद बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ना मेरे को तो समझ में आ गया, तुम लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं पूरा। अब समझो इसको, आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। आपको मान लो इस वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है, समझ गए। अब इस लाइन के बारे में क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट। ओरिजिन कहां पर है, यहां, लाइन कहां पर है, यहां। तो ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इसके बारे में, ये उसका परपेंडिकुलर होगा और यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 यूनिट होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, समझ गए ये चीज। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, तो किसके बारे में बात कर रहा है वो, ये पिंक वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है। एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री, मतलब क्लियरली बताया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। समझ गए ये चीज। अब आपको क्वेश्चन में इस वाले लाइन की इक्वेशन निकालने बोल रहा है। क्लियर सबको यहां तक क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ। हम्म हम्म और कोई, हाँ लगा सकते हैं। मैं एक्चुअली कुछ शॉर्टकट मेथड सोच रहा था, एक मिनट ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दो तरीके हैं, मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ। इस वाले तरीके से तो काफी मुश्किल हो जाएगा। सी इज इक्वल्स टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। छोड़ो, सीधा एक फॉर्मूला बता देता हूँ, सुनो यहाँ पर। इसमें अप्लाई होगा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, डिलीटेड है क्या, ये नॉर्मल फॉर्म से ही बनने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, डिलीटेड है क्या। तो मैं बता दूं नॉर्मल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का, ये होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी, ये होता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। यहां पर नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, आपको ना लाइन के नॉर्मल, ओरिजिन से बनने वाले नॉर्मल का एंगल दिया होता है और डिस्टेंस दिया होता है, मतलब यही चीज बोल रहा है। यहां पर ये जो नॉर्मल है ना पिंक वाली लाइन, वो जो एंगल बना रही है वो एंगल ओमेगा हो गया, और वो जो डिस्टेंस बन रहा है ना वो डिस्टेंस क्या हो गया, पी हो गया। उसको सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, और दैट्स इट। और साइन 30 कॉस 30 रख दो, आ गया आंसर। ये नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करोगे तो सीधा ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इसमें, अदिति घर में पढ़ाई कर रहे हो, नहीं। मानस कोई डाउट है, तू उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था ना जैसे मैंने बताया अभी, कि कुछ और पूछ रहा था, वैसे ही पूछ रहा था। और आयुष तेरे को और क्या डाउट है, एक तो स्टैटिस्टिक्स ट्रिग्नो
वो तो टाइम टेकिंग है। और उसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटी उसके स्टार्टिंग से बताना है या फिर पूरा बेसिक हाँ ठीक है, उसको मैं बता दूंगा तेरे को सेपरेटली। ठीक है, ओके। सो फिर एंड करता हूँ मैं आज की क्लास। एक सैंपल पेपर मैंने भेजा है, उसको देखते हैं अपन सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे। बाकी जो तुम लोगों के बीच बीच में डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स पूछते जाओ। ठीक है, इसका 24th को है मैथ्स का। तुम लोगों का कब कब है मैथ्स का? 25 को है, 25 के आसपास है। बाकी तुम लोग मार्च वाले हो ना? इसका अभी है, इसका 2 मार्च है। और ऑनलाइन में अभी किसी का 24 का किसी का है क्या? तान्या तुम्हारा क्या डेट है, मैं भूल गया थोड़ा मैथ्स का। तो मेरा 28 है। 28 है, ओके। तो जो भी जैसा भी डाउट हो ना मुझे पूछते रहो, या जो भी टॉपिक या क्वेश्चन या फिर चैप्टर रिपीट करना है मैं बता दूंगा अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबके एग्जाम पर चल रहे हैं ना, तो मुझे ध्यान नहीं है किसकी कौन सी डेट है, भूल जाता हूँ या फिर। ठीक है, सो एंड कर रहा हूँ आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। अब से टाइम